बच्चों 7th क्लास आपका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग फाइबर से वस्त्र तक। और उसमें हमने ये देखा था कि जो प्राकृतिक फाइबर हैं, प्राकृतिक फाइबर दो प्रकार के जंतु फाइबर और पादप फाइबर। जंतु फाइबर हम लोग पढ़ रहे थे, जंतु रेशे पढ़ रहे थे। जानतव रेशों में हम लोगों ने कल ऊन पढ़ ली थी, ऊन प्राप्त करने की विधि पढ़ ली थी कल के वीडियो में, किस तरह से भेड़ से और अन्य जंतुओं के बालों से ऊन बनाई जाती है। ठीक है। और आज हम लोग दूसरा जानतव रेशा जो कि रेशम, मैंने आपको बताया था कल दो रेशे, जानतव रेशे मतलब जंतु रेशे, उसमें से दूसरा पढ़ेंगे रेशा हम लोग जो कि रेशम है। आपका रेशम आपने बच्चों सबने देखा, अभी अभी राखी गई है 2 दिन पहले ही। आप जानते हो रेशम से राखियाँ बनाई जाती है, सिल्क साड़ी, सिल्क सुना, अंग्रेजी में रेशम को सिल्क कहते हैं, साड़ीज़ बनती है और अन्य वस्त्र बनते हैं रेशमी, काफ़ी मुलायम होता है ये। आज हम लोग देखेंगे कि रेशम जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, कैसा होता है। तो आपके पार्ट 3 में हम लोग अगला टॉपिक जानतव रेशे में रेशम पढ़ने जा रहे हैं। देखो रेशम मानी सिल्क के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर इंग्लिश में कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि रेशम जानतव रेशा और किससे मिलता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। और रेशम कीट यानी रेशम के कीड़ों को पाल सकते हैं। रेशम के कीड़ों को जैसे भेड़ पालन होता है ना, मछली पालन होता है, वैसे ही रेशम के कीड़ों को भी पाला जा सकता है। और रेशम के कीड़ों का पालन करना जो है वो रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। प्रश्न आपके कई बार आता है सेरीकल्चर किसे कहते हैं, हिंदी में रेशम कीट पालन नहीं दे करके और आपको पूछ लेता है सेरीकल्चर क्या होता है। तो आपको सेरीकल्चर भी ध्यान रखना है कि रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर कहते हैं। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। यानी अपने बड़ों से पूछ सकते हो आप कि जो है वो कौन सा वस्त्र जो है वो रेशमी है। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। अब रेशम भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो उनको सूचीबद्ध करो। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेशम कीट जो है वो किस तरह से, उसका जीवन चक्र क्या है, कितनी अवस्थाओं से वो अपने जीवन में होकर गुजरता है और फिर उसकी किस अवस्था से जो है वो रेशम प्राप्त किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कि रेशम कीट को कैसे पाला जाता है, यानी सेरीकल्चर की विधि भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। और रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल कैसी है उसकी, रेशम कीट की, और लाइफ साइकिल में या जीवन चक्र में कौन सी अवस्था से हम लोग रेशम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए जाने आगे। तो सबसे पहले रेशम कीट का जीवन चक्र ही, और इसमें भी प्रश्न बनता है आपका रेशम कीट के जीवन चक्र का नामांकित चित्र आता है आपके परीक्षा में, कई बार देखा है मैंने। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेशम कीट के जीवन चक्र की पहली अवस्था कौन सी है, फिर दूसरी अवस्था कौन सी है, और चित्र भी होता है उसका, एक चित्र के द्वारा आप बता सकते हो सभी अवस्थाओं को। तो देखो बच्चों, रेशम कीट का जीवन चक्र, मादा रेशम कीट अंडे देती है। सब जानते हैं मादा रेशम कीट जो अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं अंडों से निकलने वाले, फर्स्ट स्टेज वो लार्वा कहलाती है रेशम कीट की, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। इस लार्वा को 3 नामों से जाना जाता है, या तो कैटरपिलर कह सकते हैं, इल्ली कह सकते हैं, या रेशम कीट कह सकते हैं, छोटा रेशम कीट। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। यानी सबसे पहले मादा जो रेशम कीट है वो अंडे देगी, उन अंडों से क्या निकलेगा, लार्वा या कैटरपिलर या इल्ली निकलेगी। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा और बड़ा होकर किस में बदल जाएगा, अगली स्टेज क्या है उसकी, प्यूपा या कोशित कहते हैं इसको, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जो प्यूपा अवस्था है रेशम कीट की, अपने आसपास एक सफ़ेद रंग का ऐसे जाल बुन लेती है पूरा। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है और उस जाल के अंदर ही वो घुसा हुआ रहता है प्यूपा जो होता है वो। फिर वह अंग्रेजी संख्या 8 के आकार के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। यानी उस जो जाल की है वो आकृति कैसी होती है, 8 अक्षर होता है ना, 8 डिजिट 8, उसकी जैसी हो जाती है। मतलब एक सिरे से वो सिर उकसाने लगता है और दूसरी तरफ बढ़ने लगता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। जब ये गति कर रहा होगा अपना सिर उठाने के लिए या दूसरे सिरे पे ले जाने के लिए, तो बच्चों
इससे जो है वो एक प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ स्रावित होता है पतले तार के रूप में, जो हवा लगते ही जो है कठोर होकर सूख जाता है और रेशम का रेशा बन जाता है। यानी ये प्रोटीन का जो तार है जो कैटरपिलर द्वारा स्रावित किया गया है, यही रेशम बनता है आगे चल कर के। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यानी उसके चारों तरफ ये जो प्रोटीन के तार हैं, ये जैसे जैसे हवा लगती रहेगी वैसे वैसे सूख जाएंगे और सूख करके रेशम के धागे का निर्माण करेंगे और उसके चारों तरफ एक चमकीली स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है। प्यूपा के चारों ओर चमकीला आवरण दिखाई देने लगता है रेशम का। यह आवरण कोकून कहलाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं? गोल गोल संरचना बन जाती है रेशम के धागे की, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोकून कहते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। अब कीड़ा जो है वो इस कोकून में ही धीरे धीरे वृद्धि करेगा, विकास करेगा अपना। चित्र 3.9 में देख सकते हो आप। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा यानी सूत्र या फाइबर जो है वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। कितना मजबूत होता है? स्टील के तार जितनी हार्डनेस या मजबूती होती है इसके अंदर। ये देखिए बच्चों, ये आपका डायग्राम है। ये देखो, सबसे पहले ए में ये है आपका नर रेशम कीट। ए के अंदर आप देखिए, ये जो है वो नर रेशम कीट है, ये मादा रेशम कीट है। ये वाला जो मादा रेशम कीट है वो इस तरह से शहतूत के पत्तों पर, कहाँ पर? शहतूत के पत्तों पर। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये वाली, ये अंडे देती है। शहतूत के पत्ते खाती है, उन पे चिपकी हुई रहती है और ये अंडे देती है। फिर उससे अंडे देती है तो मैंने कहा कैटरपिलर निकलता है। तो ये अगली स्टेज क्या है? कैटरपिलर या लार्वा है। ठीक है। अब ये लार्वा जो है वो आगे किस में बदलेगा? लार्वा जो है वो कोकून में। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कोकून। मैंने कहा ना, ये लार्वा जैसे जैसे 8 की स्थिति में अपना सिर ऊपर बढ़ाएगा वैसे इससे प्रोटीन का धागा निकलेगा। धीरे धीरे पूरा लार्वा लिपट जाता है उस प्रोटीन के धागे में, जो आगे चल के रेशम बनता है। और इस स्टेज को कोकून कहते हैं। और कोकून जो है वो इस तरह की संरचना होती है। अब देखो आप, कोकून के विकासशील कीट, ठीक है ना, कोकून में विकासशील कीट। कोकून के अंदर की स्थिति देखेंगे तो वो ऐसी होगी, उसमें एक कीड़ा धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता है। तो ये हो गया रेशम कीट का जीवन चक्र। यहाँ से आप पूरा जो है वो रेशम कीट का डायग्राम बना सकते हो और इसको एक चक्र के रूप में भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो चक्र के रूप में? कि ये मादा है, इसने ये पत्ते खा करके क्या हुआ? अंडे दिए, अंडे से फिर ये लार्वा बना, लार्वा से फिर क्या बना? कोकून बना, और ये कोकून का विकास होकर के बड़ा कीड़ा बन जाएगा। चलो आगे। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से ही तैयार किया जाता है। यानी वो कौन सी अवस्था है रेशम कीट के जीवन चक्र की जिससे आपको रेशम का धागा मिलता है? वो है कोकून। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, यानी अलग अलग किस्म होती है रेशम कीटों की भी, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में यानी विभिन्न गुणों में भी भिन्न भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा खाते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो मैंने अभी नाम लिए, ये टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ठीक है, ये रेशम के प्रकार हैं। रेशम के गुणों के आधार पर प्रकार हैं ये, और ये अलग अलग प्रकार के रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, यानी शहतूत के पत्तों पे आसानी से जिसको पाला जाता है वो कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है, यानी अच्छा चमकीला होता है और सॉफ्ट होता है। इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। डायबल है ये। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। आपको पता है पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो है वो भारत में जो रेशम है वो चीन से आता था या फिर अन्य उससे आता था, लेकिन अभी क्या है, हमारे भारत में भी रेशम कीट का बहुतायता से पालन किया जाता है और ये व्यवसाय का अच्छा साधन भी है। ये भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम
का उत्पादन करता है। यानी हमारे भारत में भी अब बहुत अधिक मात्रा में रेशम उत्पादन किया जाने लगा है। अब देखेंगे क्रियाकलाप 3.5 में क्या है। देखो, विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित करने हैं आपको और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं, क्योंकि दर्जी के पास हर तरह का कपड़ा आता है। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से भी कीजिए, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। यानी हम रेशम को कृत्रिम तरीके से भी बना सकते हैं। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में रसायन या केमिकल की सहायता से। प्रयास कीजिए। अब जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए, जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। यह आपकी हो गई एक्टिविटी 3.5। ठीक है, क्या किया आपने? विभिन्न तरह के रेशम कीटों के बारे में जानने का प्रयास किया और विभिन्न तरह के रेशम कीटों से प्राप्त होने वाले रेशमों को पहचानने का भी प्रयास किया। तो आज आपका जो होमवर्क है उसमें आपको क्या करना है? रेशम कीट की ये लाइफ साइकिल बनानी है, जीवन चक्र बनाना है, कितनी अवस्थाएं होती है एक बात। दूसरा, आपको पूरा ढंग से पढ़ना है कि रेशम कीट की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, किस अवस्था से हम लोग जो है वो रेशम प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे अब हम लोग सेरीकल्चर का मतलब ये है कि इसके आगे आपका जो रेशम कीट पालन है वो किस तरह से पालते हैं हम लोग, वो कल के वीडियो में देखेंगे बच्चों। ओके।